हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको GACA का जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन प्रोसीजर है सऊदी अरेबिया का, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। हर एक वो पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। बहुत सारे लोगों को इस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइंस को लेके कन्फ्यूजन है, मोस्टली ट्रैवल एजेंसी वालों को, क्योंकि उन्होंने ये सर्कुलर को पढ़ा नहीं है। ये सर्कुलर सिंपल सा है, बहुत एलोबरेटेड सर्कुलर है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 36 पेज का सर्कुलर है, जिसमें 20 पेज अरेबिक में है, उसको आप साइड कर दीजिए। 16 पेज इंग्लिश में है, उसी को पढ़ लीजिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सर्कुलर, ये जो गाइडलाइंस है, ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, जो कंफ्यूजिंग है आप सभी लोगों के लिए, कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल है। ये गाइडलाइन जो भी लोग सऊदी अरेबिया में 20 मई 20 मई या 20 मई के बाद सऊदी अरेबिया आएंगे उनके लिए लागू है, लेकिन कुछ कैटेगरी हैं जो एग्जेम्प्टेड है। ओके, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। अब किन के लिए एप्लीकेबल है? जो भी लोग नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड कंट्री 20 कंट्रीज है जो सस्पेंडेड हैं, जो उन 20 कंट्री के अलावा 21 कंट्री कोई भी उन कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। ये 20 मई 2021 से शुरू होगा। अब आप इंडिया से आ रहे हैं और कोई दूसरा कंट्री में आप 15 दिन रुक रहे हैं, तो आपके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन लागू होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में हैं इंडिया में, और इंडिया से जाएंगे नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में, और नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से आप सऊदी अरेबिया आएंगे। तो ये गाइडलाइन नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से सऊदी अरेबिया आने वालों के लिए ही है, तो आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? ये सिटीजन, जो सऊदी के सिटीजन हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सऊदी के सिटीजन के साथ में उनके डोमेस्टिक हेल्पर आ रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, जिन लोगों ने रिकमेंडेड 2 डोजेस ले लिए हैं, 4 वैक्सीन का नाम उन्होंने बताया था, वो 4 डोज अगर वैक्सीन का ले लिया है, वो क्वारंटीन से बच सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है जो मैं आगे बताऊँगा आपको। तीसरा, जो डिप्लोमेट्स हैं, ओके, डिप्लोमेट वीज़ा में है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो फ्लाइट क्रू मेंबर्स हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो ये एक कन्फ्यूजन था, मैं उम्मीद करता हूँ दूर हो गया होगा। अब आगे मैं आपको इनका जो प्रोसीजर है, जो 8 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, वो सारे के एक एक करके आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे इस गाइडलाइन को, तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि एयरलाइंस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और प्री ट्रैवल प्रोसीजर क्या है, जब आप ट्रैवल करने से पहले क्या प्रोसीजर रहेगा, सऊदी अरेबिया आने के बाद अपॉन अराइवल प्रोसीजर क्या रहेगा। इसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर बताया है कि जब आप एयरपोर्ट में आ जाएंगे, एयरपोर्ट से क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए, क्वारंटीन सेंटर से कोविड टेस्ट सेंटर जाने के लिए क्या प्रोटोकॉल रहेगा। इसके बाद उन्होंने एकोमोडेशन के लिए भी बताया है कि जब आप क्वारंटीन सेंटर में होंगे तो उसके क्या गाइडलाइंस होंगे। अब आखिर में 8वां पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि अगर लोग पालन नहीं करेंगे ये प्रोसीजर को, तो पेनल्टी का क्या गाइडलाइंस होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, जो है डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप डेफिनेशन नहीं समझेंगे किसी भी चीज़ का, तो आगे सर्कुलर को समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने डिफाइन करा है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किसको कहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग, द प्रोसीजर फॉर होस्टिंग ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम एब्रॉड, ओके, इज स्पेसिफाइड फैसिलिटी टू बी क्वारंटीन इन देयर ओन एक्सपेंसेस। जो भी लोग बाहर से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उनको यहाँ पे एक फैसिलिटी में रखा जाएगा अपने खर्चे पे। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके खर्चे पे, तो उसको उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। ओके, डेफिनेशन है, थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन इट्स ओके, अंडरस्टेबल है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी क्या है? इन्होंने कहा है कि जो भी एरिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव्ड है, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटीज़ माना जाएगा, चाहे होटल हो, गेस्ट हो। हमारे घर तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, या फिर आपका भी घर अगर मिनिस्ट्री टूरिज्म से अप्रूव नहीं है, तो वो तो माना नहीं जाएगा, तो आपको क्वारंटीन सेंटर जो अप्रूव है वहीं पे रहना पड़ेगा।
अब कैरियर का भी इन्होंने डिफाइन करा है कि कैरियर मतलब क्या है, एयर कैरियर। उन्होंने कहा है कि जो नेशनल कैरियर है, जो इनके सऊदी एयरलाइंस है, फॉरेन कैरियर जो भी दूसरे देश वाले एयरलाइंस है, और जो भी प्राइवेट एयरलाइंस है, उन सब से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और एक पॉइंट उन्होंने डिफाइन करा है इम्यून के बारे में। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इम्यून मतलब ये नहीं हुआ कि आपने 2 डोजेस ले लिए तो आप आज 2 डोज कंप्लीट करें तो कल ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया, आपके लिए क्वारंटीन जो गाइडलाइंस है लागू नहीं होगा, आपके लिए भी लागू होगा। उन्होंने ये कहा है कि इम्यून उन्हें ही कहा जाएगा जिन्होंने रिकमेंडेड 2 डोजेस, जो 4 वैक्सीन का है उनके 2 डोजेस और जॉनसन का शायद 1 है, वो ले लिया हो और लास्ट डोज लेने के बाद 14 दिन हो गया हो। 15वां दिन अगर इधर आते हैं तो उनके लिए लागू नहीं होगा। तो इम्यून वही लोग हैं जिन्होंने 2 डोज ले लिया है, उनका 15 दिन हो गया है, 15 दिन के बाद सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन। अब पहला जो दूसरा जो गाइडलाइन इन्होंने बताया, जिनको जनरल प्रोविंसेस कहा है। अगर आप ये वाला जनरल प्रोविंसेस अगर पढ़ लेंगे तो आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा कि ये सर्कुलर में है क्या। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक गाइडलाइंस को मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन चाहिए ऑन एक्सपेंसेस से। दूसरा पॉइंट में उन्होंने एग्जेम्पशन कैटेगरी डिफाइन करा है, जो मैंने आपको पहले बताया था वही उन्होंने डिफाइन करा है यहाँ पे, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। ओके, तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन 7 दिन का है, जिस दिन आप यहाँ आएंगे उस दिन से आपको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी में रहना पड़ेगा। ओके, चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग आएंगे उनका 2 टेस्ट होगा। पहला टेस्ट पहला दिन में होगा और दूसरा टेस्ट 7वां दिन में होगा। ओके, 5वां पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो भी 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका PCR टेस्ट नहीं होगा। 6वां पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि ये एयर कैरियर जो फ्लाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे चेक करें, और मेडिकल इंश्योरेंस विद कोविड कवर होना जरूरी है विजिटर का। आगे मैं बताऊंगा दूसरे प्रोसीजर में इसी वीडियो में कि कौन कौन से कैटेगरी को चाहिए इंश्योरेंस विद कोविड कवर। ओके, और 7वां पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग जिस एयरपोर्ट में आ रहे हैं वहीं पे उनका क्वारंटीन फैसिलिटी होगा। मान लीजिए आप रियाद में रहते हैं लेकिन आप जद्दा में अगर लैंड कर रहे हैं तो आपका जद्दा में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। ओके, 8वां पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि ट्रैवलर्स हु इंटेंडेड टू विजिट सऊदी अरेबिया, ओके, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी सऊदी अरेबिया आ रहे हैं इन 3 कैटेगरी को छोड़ के बाकी सबको इंश्योरेंस होना पड़ेगा विद कोविड कवर। कौन कौन से वो 3 कैटेगरी है जिनको इंश्योरेंस नहीं चाहिएगा? सिटीजन, ओके, जो से नागरिक हैं यहाँ के, रेसिडेंट जिनका पास इकामा है, तीसरा जो GCC के सिटीजन है, GCC कंट्रीज़ के, उनके अलावा कोई भी चौथा कैटेगरी वाला अगर आ रहा है तो उनको इंश्योरेंस होना है विद कोविड कवर। अगर आप न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ रहे हैं, वर्क विजिट वीज़ा में, तो भी आपको इंश्योरेंस कवर चाहिएगा। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम जो विजिट वीज़ा वाले, टूरिज़म वाले और उम्रा वीज़ा वाले, उनको भी चाहिएगा। लेकिन ये जो कल तक जो भी लोग आए थे उनको नहीं चाहिएगा, जो 20 तारीख से पहले आ रहे हैं उनको नहीं चाहिएगा। ओके, ये था 8वां पॉइंट। और 9वां पॉइंट उन्होंने कहा है कि द रिजर्वेशन ऑन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन शैल बी डन थ्रू एयर कैरियर। जो एयर कैरियर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का पैकेज देने के लिए। ओके, 12वां पॉइंट उन्होंने यही कहा है कि एयरलाइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। ओके, और 13 पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग अगर पॉजिटिव हो जाते हैं सऊदी अरेबिया आने के लिए उसके लिए क्या गाइडलाइंस है उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और 14 पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि अगर एयरलाइंस वाले ढंग से अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं करेंगे और जो विजिटर्स वायलेट किया जाएगा इस रेगुलेशन का तो उनको वापस भेजेंगे और इसका सारा खर्चा एयरलाइंस को बियर करना पड़ेगा। ओके, तो ये जनरल प्रोविंसेस में था। अब बात करते हैं एयरलाइंस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एयरलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले बात इन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग पैसेंजर आ रहे हैं वो इंश्योर करें कि उनके पास कोविड PCR का रिपोर्ट हो 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर, और 8 साल से कम उम्र वालों को नहीं चाहिएगा। और उन्होंने दूसरा पॉइंट में बताया है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी है उसको कैसे बुक करना है, ये एयरलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ओके, और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये भी बताया है कि
कैरियर जो है, जो फ्लाइट है, उनको कोविड टेस्ट सेंटर से भी कोऑर्डिनेट करना है 2 टेस्ट के लिए। जब आप सऊदी आएंगे तो पहला दिन और 7वां दिन टेस्ट होगा आपका, ये एयरलाइन वाले ही आपके लिए अरेंज करेंगे। ओके, बाकी एक और पॉइंट इन्होंने बताया जो मैं आपको बता देता हूँ, जो एयरलाइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, उन्होंने ये कहा है कि जब पैकेज बनाएंगे तो ऐसा पैकेज बनाइए कि सारे सेगमेंट ऑफ पैसेंजर, चाहे वो ज़्यादा रिच हो या फिर मीडियम हो, सब के लिए फीसेबल हो, सब उसको ले पाएँ। ठीक है, तो ये था एयरलाइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्री ट्रैवल प्रोसीजर, सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला बात, आपके पास कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए विदिन 72 आवर्स, नंबर 1। ओके, नंबर 2 उन्होंने कुछ और बताया। नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो पैकेज है वो आपके एयर फेयर में ही इंक्लूड होगा। इन्होंने बताया कि एयर फेयर में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका। पहला, टिकट का कॉस्ट इंक्लूड होगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एयरपोर्ट टू क्वारंटीन सेंटर टू कोविड टेस्ट सेंटर। ओके, कोविड जहाँ में टेस्ट होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होना चाहिए। एकोमोडेशन, 7 दिन का एकोमोडेशन क्वारंटीन सेंटर में, उसका फेयर इंक्लूड होना चाहिए। और 2 PCR टेस्ट, पहला दिन और 7वां दिन जो PCR टेस्ट होगा उसका भी कॉस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए उसमें। और 5वां में उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं अगर वो इम्यून है तो उनका इम्यूनिटी सर्टिफिकेट, जो कोविड का सर्टिफिकेट है, वो भी चेक करना एयरलाइंस का जिम्मेदारी है। और जो लोग फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, ओके, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन ले चुके हैं वो ही इम्यून माने जाएंगे। इसमें एक कन्फ्यूज़न ये है कि इंडिया में कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, जो कि एक्सपोर्ट का ही है, वो शामिल होगा या नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न था, तो मैंने GSEA को ईमेल करा है। बाकी भी 2-3 और कन्फ्यूज़न है उसको रिलेटेड, अगर उनका रिस्पॉन्स आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्री ट्रैवल प्रोसीजर था। अब बात करते हैं अपॉन अराइवल प्रोसीजर। जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे, लैंड करेंगे, तो एयरपोर्ट में क्या प्रोसीजर रहेगा। इसमें इन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, बस इतना बताया कि अलग अलग लाइन बनाना चाहिए। जो इम्यून वाले हैं, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, उनका अलग, जिनको क्वारंटीन चाहिए उनका अलग, बस यही इन्होंने बताया है। अब ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर, जब आप एयरपोर्ट में आ जाएंगे, एयरपोर्ट से क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए और क्वारंटीन सेंटर से फिर आपको कोविड टेस्ट सेंटर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या अरेंजमेंट होगा उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसमें एक पॉइंट इन्होंने ये भी बताया कि जो एयर कैरियर है उनको क्वारंटीन सेंटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारे फ्लाइट में आपके क्वारंटीन सेंटर के लिए इतने लोग आए हैं। और क्वारंटीन सेंटर के लिए ये गाइडलाइंस है कि विदिन 4 आवर्स उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बताना पड़ेगा कि अगर कोई नहीं आया है उनके क्वारंटीन सेंटर में तो उनको बताना पड़ेगा कि ये पैसेंजर हमारे इसमें नहीं आए। कई लोग, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एयरपोर्ट से सीधा अपने घर आ जाऊं, उनको कैसे पता चलेगा, तो ये है एक काउंटर मैकेनिज्म कि आपको क्वारंटीन सेंटर वाले मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म भी करेंगे कि इन लोगों को आना था लेकिन ये नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई किया जाएगा। और 7वां पॉइंट, एकोमोडेशन इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में इन्होंने ये बताया, ज़्यादा बात नहीं बताया, बस 2 पॉइंट बताया इन्होंने कि जो भी लोग आएंगे उनको विदिन 24 आवर्स क्वारंटीन वो तवक्कलना एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो भी जो एकोमोडेशन है वो फैमिली अगर आ रहे हैं तो उस हिसाब से ग्रुप में अरेंज किया जाए, एज के हिसाब से अरेंज किया जाए। ये 2 बातें इन्होंने बताया है एकोमोडेशन इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। अब आखिरी गाइडलाइंस है पेनल्टी का। अगर ये जितनी भी बातें बताए गए हैं इनको अगर जो भी पालन नहीं करता है तो उनको पेनलाइज किया जाएगा। अगर सऊदी हैं तो उनको 200 रियाल, यहाँ पे 200.00 लिखा हुआ है, 200 ही मानेंगे हम इसको क्योंकि कई लोग बता रहा था 20,000 रियाल, तो 200 रियाल का पेनल्टी होगा या तो 2 साल का इम्प्रिजमेंट होगा, जेल होगा, या दोनों भी हो सकता है। ये सिटीजन के लिए। अगर कोई एक्सपेट्रिएट है ना, तो उनके लिए क्या है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अपने देश में और उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। तो ये था सऊदी अरेबिया का नया इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन, जिसमें इन्होंने डिटेल में बताया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं अभी भी ओपन है। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मान लीजिए
एक पेरेंट्स हैं अपने चाइल्ड के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स इम्यून है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन चाइल्ड जो कि 8 साल 10 साल 12 साल का भी हो सकता है, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होगा? क्या चाइल्ड को अलग से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या फिर वो पेरेंट के साथ इम्यून या फिर एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे? तो मैंने ये पॉइंट लिखा है GSEA को, देखिए रिस्पॉन्स आता है तो आपको बताऊँगा। दूसरा एक इसमें बात ये भी है कि जो लोग मान लीजिए इंडिया से बहरीन गए या सऊदी से बहरीन गए और बहरीन से सऊदी आ रहे हैं, इंडिया से बहरीन का बात नहीं करेंगे, सऊदी से बहरीन गए और बहरीन से भी तो फिर सऊदी आएंगे बाय रोड, तो उस केस में क्वारंटीन पैकेज कैसे परचेज करेंगे? वही एप्लीकेबल होगा इंडिया से बहरीन के लिए, क्योंकि जो बहरीन से आना चाहते हैं 15 दिन रुक के, तो वो तो बाय कोसवे बाय रोड आना चाहेंगे। तो ये भी क्लियर नहीं है कि इसका क्या गाइडलाइन रहेगा, कैसे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने आगे जैसा आपको बताया था कोविशील्ड के बारे में, कि जो ऑक्सफोर्ड का ही एक वैक्सीन है कोविशील्ड के नाम से, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रही है, तो वो इंडिया में है, लेकिन वो कोविशील्ड का नाम तो यहाँ पे नहीं है, एस्ट्राजेनेका का नाम है। तो क्या अगर कोई इंडिया में कोविशील्ड का 2 रिकमेंडेड डोजेज अगर ले लिया हो तो उनके लिए वो इम्यून माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? तो वो एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा है। और चौथा पॉइंट मैंने उनको पूछा है वर्क विजिट वीज़ा वालों के बारे में, क्योंकि जो वर्क विजिट वीज़ा वाले होते हैं उनको इंश्योरेंस सऊदी अरेबिया में आने के बाद इकामा बनता है, इसके बाद इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है उनको, लेकिन इस केस में उनको पहले ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इन्होंने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में तो उनको नहीं रखा है इंश्योरेंस विद कोविड कवर वाले में। तो ये पूछा है मैंने उनको कि क्या जो वर्क विजिट वीज़ा वाले हैं सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उनको भी लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? ये 4 क्वेश्चन है जो मैंने उनको पूछा है। अब देखिए जब जवाब आएगा तो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कि क्या आउटलाइन है, नहीं है। अब ग्रेजुअली ये अपडेट भी होगा, जैसे अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप आगे किसी को भी बताते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, PDF है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, ताकि आगे जिसको भी बताए क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं पता है, ताकि उनको भी परेशानी ना हो। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।